गुड इवनिंग। जैसे हम हैप्पी के 3-4 बच्चों ने इस ग्रुप में कुछ एक्शन करना लेना चालू किया बट नॉट सेटिस्फाइड। ऐसा होना चाहिए भाई, आप लोग मानोगे नहीं, ऐसे बहुत सारे बेसिस चलते हैं, ऐसे बेसिस है कि मुझे अपने ग्रुप को साइलेंट कर देना पड़ता है। इतने मैसेज आते हैं डाउट के, फिर एक दूसरे के साथ डिस्कशन होता है, फिर कोई नहीं होता, मैं देखता रहता ग्रुप में कि भाई ये क्वेश्चन है वो किसी से नहीं होता है, किसी ने इसका सोल्यूशन नहीं भेजा है और मुझे समझ में आता है कि किसी को नहीं आ रहा है, या तो फिर वो क्लास में डिस्कस हो जाते हैं तो फिर मैं एक ग्रुप में डाल देता हूँ अगर टाइम मिलता है। तो कल 3-4 बच्चों ने अभी चालू किया है। आई होप कि 3-4 दिन में सारे बच्चों का कुछ उसमें इनपुट आना चालू हो जाए, और जिनका नहीं आ रहा है उनके साथ तो मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल चुका, तो उन्होंने चालू ही नहीं किया, इसलिए उनको डाउट ही नहीं। राइट, जितना जल्दी सीख जाओगे ये एनवायरनमेंट में सेट होना उतना अच्छा है आप लोगों के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, वरना कहीं के नहीं रहोगे, आप अपना ही खड्डा खुद ही खोद रहे हो। तो जितना जल्दी आ जाओगे उतना अच्छा है, तो रोज रोज मुझे बोलना पड़े, ठीक है? ओके, ठीक है। जो आप लोगों के कॉमन डाउट है, एक दो जो मैं ग्रुप में देख रहा था, एक दो तो ऐसे डाउट थे जो क्लास में करवाए हुए फिर भी डाउट आ रहे थे, जैसे कि ये क्वेश्चन डाउट में डाला था 8, आपने शायद डाला था, क्यों ये तो क्लास में नहीं हुआ सर? इसमें दोनों स्टेटमेंट कैसे गलत आ रहे हैं? आपको याद नहीं है वो कंसेप्ट? अगर स्टेटमेंट 2 द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज द चाइल्ड कैन बाय द 6 आइसक्रीम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग 6A and 4B in a row, आपको कितने A को अरेंज करना है? 6, और कितने B को अरेंज करना है? 4। तो कितने अल्फाबेट हो गए? 10 अल्फाबेट को अरेंज करोगे तो क्या होगा? 10 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल बाई इंटू 4 फैक्टोरियल, ये तो 10⁴ का आंसर है, राइट? अब स्टेटमेंट 1 क्या है? द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज द चाइल्ड कैन बाय द 6 आइसक्रीम इज 10⁵. In the shop there are 5 types of ice cream available. The child buys the 6 ice cream. By उस लड़के को 6 आइसक्रीम खरीदना और आइसक्रीम पार्लर में 5 फ्लेवर की आइसक्रीम है। तो इक्वेशन किया हुआ है क्लास में कि मैं फर्स्ट फ्लेवर में से सपोज A टाइप की आइसक्रीम खरीदता हूँ, सेकंड फ्लेवर में से B नंबर ऑफ आइसक्रीम खरीद रहा हूँ, थर्ड फ्लेवर में से C, फोर्थ फ्लेवर में से D और लास्ट फ्लेवर में से E। पर मेरे पास आइसक्रीम लेने के लिए, मतलब बच्चे को आइसक्रीम लेने के लिए सिर्फ कितने पैसे हैं? 8 रुपए तो खरीद सकता है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या था? 6 बॉल 5 बॉक्स, और बॉक्स खाली रहेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि वो एक फ्लेवर का कोई आइसक्रीम खरीदेगी, है ना, परचेज ही नहीं करे। तो 6 बॉल को 5 बॉक्स में डालना है, बॉक्स रिमेनिंग एम्प्टी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो n + r - 1 C of r - 1, तो 11 - 1 10C4, सही है? तो अगर उसको आइसक्रीम खरीदनी है तो उसके पास कितनी नंबर ऑफ चॉइसेस? अगर द नंबर ऑफ वेज द चाइल्ड कैन बाय द 6 आइसक्रीम इज 10C5, तो वो स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 ट्रू है। फिर कौन सा था? जल्दी जल्दी बताओ मुझे। 23। देखो 23 आप लोगों का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। r = 0 to 25। आप देखिए 50CR + 50 - r C of 25 - r = K टाइम 50C25। जब मेरा LHS का आंसर RHS में दिया हो इसका तो मुझे अपना दिमाग लगाना ही नहीं, मुझे उनको जो चाहिए उसके हिसाब से सोचना है। उनको 50C25 चाहिए, यहाँ पर कोई की हालत में 50C25 आ जाना चाहिए। 50C25 का मतलब क्या होता है? 50 फैक्टोरियल बाई 25 फैक्टोरियल इंटू 25 फैक्टोरियल, ये मुझे याद नहीं है, राइट? तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ NC of r? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। तो वही यहाँ पर होगा, तो 50 - r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 25 - r फैक्टोरियल इंटू, इसमें से इसको माइनस करोगे तो
25 फैक्टोरियल, ये 50 माइनस r करके तो कट हो गया। अगर आपको 50 सी पर 25 चाहिए, मतलब अगर ये चाहिए तो यहाँ पर क्या क्या नहीं है हमारे पास, कुछ तो कमी है, r नहीं कमी है। 50 फैक्टोरियल बाय 25 फैक्टोरियल, 25 फैक्टोरियल की कमी है। 25 फैक्टोरियल मुझे दो बार चाहिए, आपके पास एक ही बार, तो हम क्या करेंगे, 25 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, 25 फैक्टोरियल से डिवाइड, ये और ये साथ में जाएगा तो सामने की है, इसको कैंसिल कर देता हूं ना, ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 25 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 25, ये किसकी फॉर्मूला है, 25 फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इनटू 25 माइनस r फैक्टोरियल, 25 c ऑफ r की फॉर्मूला है। और r इक्वल टू 0 से चालू के कहां तक जाता है, ये तो 25c0 प्लस 25c1 प्लस 25c2 से लेकर 25c25, ये तो प्रॉपर्टी है। क्या होता है इसका आंसर, ठीक है ना। जब आपको पता है कि सामने ये चाहिए तो उसके हिसाब से सोचेंगे। नेक्स्ट 22 आप सॉल्यूशन आया था जुर्माना, ओके कोई 22 कॉन्टूर फंक्शन याद है बच्चों को, क्या होता है कॉन्टूर फंक्शन, कॉन्टूर फंक्शन क्या होता है, रेंज इक्वल टू डोमेन। आपके इस फंक्शन में डोमेन में कौन है, रेंज में कौन है, डोमेन में कितने एलिमेंट है 20, कोडोमेन में भी कितने एलिमेंट है 20। इसका मतलब कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ 20 बॉल है, 20 बॉक्स है। अगर ये मेरा कोडोमेन है और अगर मुझे ऑनटू फंक्शन चाहिए तो ऑनटू फंक्शन की कंडीशन रेंज इक्वल टू ये 20 के 20 बॉक्स यूज होने चाहिए। तो 20 बॉल को अगर 20 बॉक्स में डालना है और विदाउट एनी कंडीशन तो, और हर बॉक्स यूज होना चाहिए, तो मेरा आंसर क्या होता है, 20 बॉल है, 20 बॉक्स पड़े मेरे अंदर, मुझे सारे बॉक्स यूज करने हैं, तो कितने पैसे डाल सकता हूँ, कितने पैसे डाल सकता हूँ भाई, एक और दो बॉल है, दो बॉक्स और दोनों बॉक्स यूज होना चाहिए, कितने पैसे डाल सकता हूँ 2 फैक्टोरियल है, 3 बॉक्स है, 3 बॉल है, हर बॉक्स को यूज करना, मतलब हर एक के अंदर एक जाएगा, तो 20 बॉल है, 20 बॉक्स है और सारे बॉक्स यूज होने चाहिए, कितने पैसे डाल सकते हैं 20 फैक्टोरियल, कितने पैसे डाल सकते हैं। पर यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है, उन्होंने कंडीशन दे दी कि f of k is a multiple of 3, the number of functions from f from 1 to 20 on to 1 to 20 such that f of k is a multiple of 3 whenever k is a multiple of 4। इसका मतलब क्या हो गया उस सेंटेंस का, सच दैट f of k is a multiple of 3, f of k 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 के मल्टीपल में कौन कौन आएगा यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 20। ऐसा कब, जब k जो होगा 4 का मल्टीपल हो, मतलब f of 4 और ऐसा कब होना चाहिए जब आप लोग यहाँ पर k की जगह पर 4 का मल्टीपल डालो, मतलब 4, 8, 12, 16, 20। इसका मतलब समझे। अब वो लोग ये बोलना चाहते हैं कि ठीक है हर बॉक्स के अंदर आपको एक एक बॉल डालना पड़ेगा, बिकॉज 20 बॉल है, 20 बॉक्स से सारे बॉक्स यूज होने चाहिए, तो तभी पॉसिबल है जब सबके अंदर एक एक बॉल जाए। बट उन्होंने कंडीशन डाल दी, उन्होंने क्या कंडीशन डाली, 4 नंबर का बॉल, 8 नंबर का बॉल, 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर और 20 नंबर। इस बॉल के जो ये जो बॉल होंगे इस नंबर के, उनको आप 3 वाले बॉक्स, 3 के मल्टीपल वाले बॉक्स में डाल सकते हो, अब और पे नहीं डाल सकते। तो ये कितने बॉल है टोटल 5, 4 के मल्टीपल वाले कितने 5, सामने उनके लिए बॉक्स कितने 6, पर आपको जरूरत कितने की, तो पहला काम क्या करोगे 65 मतलब इसमें जब 5 बॉक्स सिलेक्ट किए, उस 5 बॉक्स के अंदर आपने 5 बॉल एक एक करके डाला, हर बॉक्स के अंदर एक बॉल, तो कितने वे से डाल पाऊंगा 5 फैक्टोरियल ना, कितने बॉक्स भर लिए 5, अब कितने बॉक्स खाली यहाँ एक और बाकी जो बच्चे दो तो नहीं, तो 5 बॉक्स भरे जरूरी, कितने बॉक्स खाली 15 और सामने बॉल भी कितने 15 बॉल, 15 बॉक्स, हर बॉक्स के अंदर एक एक बॉल, तो कितने वैसे डाल पाऊंगा 15 फैक्टोरियल।
65 और 61 सेम होता है, इसका आंसर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल जी आपका आंसर। उसके बाद 30 If AB and C are the greatest values of 19 CP, 26 and 21 CR respectively, मुझे बताओ 19 CP सबसे मैक्सिमम कब होगा? 10 होगा या तो 9 होगा, जो मिडिल टर्म होता है, यही है ना, राइट? ये आप लोगों को आइडिया है। और कौन सी प्रॉपर्टी कोई पूछे तो क्यों ऐसा? NC of R equal to NC of N minus R। तो उसके हिसाब से 19 CP मैक्सिमम तब होगा जब P की वैल्यू 9 होगा या 10 होगा। 20 मैक्सिमम तब होगा जब Q 10 होगा, और 21 CR मैक्सिमम तब होगा जब R भी 10 होगा या 11 होगा। 21 C 10 और 21 C 11 सेम ही तो होता है, राइट? और फिर बोला कि ABC का रेशियो फाइंड करना ऑप्शन के हिसाब से। तो हमें क्या करना है? 19 C 9, 20 C 10 और 21 C 10 को सोल्व कर लेना है। 19 C 9 को भी 19 C 10 ही लिख लेता हूँ, एटलीस्ट 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगी। 10 ही तो है, इसकी फॉर्मूला 19 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल इक्वल टू रेशियो 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल 21 C 10 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। सबसे पहले तो तीनों जगह से 10 फैक्टोरियल कट, 9 10 और 11 में सबसे बड़ा कौन है? 11। तो 11 को आप क्या लिखो? 11 इंटू 10 इंटू 10 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? 10 इंटू, तो 9 फैक्टोरियल हर जगह से कैंसिल। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन? तो 21 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल को 20 इंटू, तो 19 फैक्टोरियल हर जगह से कैंसिल। क्या बचा यहाँ पर? 1। यहाँ पर क्या बचा? 20 बाई 10 2 ना, और यहाँ पर क्या बच रहा है आप लोगों के पास? 42 बाई 11। अब 11 अगर एलसीएम ले लोगे तो 11:22:42, मतलब एबीसी का रेशियो आ जाएगा A/11, B/22, C/42। कौन सा ऑप्शन है? डी होगी। इसमें बस ये पूछने का रीजन ही होगा कि बच्चों को पता नहीं कि एमसी ऑफ आर मैक्सिमम तब होगा जब मिडिल टर्म लिया जाएगा। फिर 35 भी डाउट उसमें देख लेते हैं। 35 ये सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो 35 में क्या दिया? 6 टाइम 35 CR इज इक्वल टू K स्क्वायर माइनस 3 इंटू 36 C ऑफ R प्लस 1 इंटू 36 C ऑफ R प्लस 1। इसमें तो लॉजिक तो कुछ नहीं, बस फॉर्मूला यूज करेंगे। NC ऑफ R n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। k स्क्वायर माइनस 3 का कुछ कर नहीं सकते। 36 C ऑफ r प्लस 1 में फॉर्मूला लगाओगे तो 36 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू इसको माइनस करूंगा तो 35 माइनस, ये दो सबसे बड़ा था तो करिए। r प्लस 1 बड़ा है r बड़ा, तो r प्लस 1 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? r प्लस 1 इंटू ये, और ये 36 फैक्टोरियल बड़ा है या 35 फैक्टोरियल बड़ा है? इंटू ये भी कर 6 6 36, तो क्या रहा आपके पास? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो r प्लस 1 है ना, बाई 6 प्लस 3 इक्वल टू के स्क्वायर। अच्छा, के को मैं सब्जेक्ट इसलिए बना रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में देखा तो उसमें दिया है कि के इज एन इंटीजर, तो के एक इंटीजर वैल्यू है। तो के को या तो के को सब्जेक्ट बना लेते, आर को सब्जेक्ट बना, आर को बना लेते, चलो आर को बना लेते। के स्क्वायर माइनस 3, ये 6 सामने मल्टीप्लाई में था तो आर क्या होगा? 6 टाइम के स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1, सही है।
अच्छा मुझे बताओ r की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक हो सकता है, कितने तक हो सकता है मैक्सिमम? 35 तक। भाई 35 में से 35 से ज्यादा तो नहीं होंगे ना, ये तो कंफर्म है कि r होगा क्या लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हो ही सकता है। और k कैसी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू, k की वैल्यू रखना चालू करता है। k आप 0 रखोगे तो नहीं रख पाओगे, क्यों? नेगेटिव में चला जाएगा। k 1 रखोगे तो भी नहीं रख पाओगे, k 2 से चालू कर सकते, k 2 रखोगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 1 ना, तो 6 माइनस 1 5। तो k जब 1 रख रहा हूँ और सॉरी 2 रख रहा हूँ तो r की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। ये पॉसिबिलिटी है। k को अब 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 9 माइनस 3 6 6 6 36 माइनस 1, ये नहीं चलेगा। k को 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 13 13 6 78 माइनस 1, r 35 से बड़ा हो गया, इनफैक्ट r 35 यहीं पर आ गया, 35 तक ही जा सकते थे आप। तो आपके पास पूछा था कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं, r और k को, तो 2 आंसर। तो पीछे छोड़ दिया अच्छा नहीं, सही बात है 4 ही होगा, क्योंकि k 2 रखा तो 4 आया, तो k माइनस 2 रखूंगा तो भी तो 4 ही आएगा, तो k की 2 वैल्यू पॉसिबल होगी। प्लस 2 भी चलेगा और यहाँ पर 3 भी चलेगा, तो वो कॉमन मिस्टेक है, उनको भी पता होगा बच्चे मिस्टेक है, इसलिए 2 भी आंसर दे रखा है ना, प्लस माइनस हम भूल जाते हैं उसके ऊपर, पर सही है 4 आंसर होगा। फिर एक आइडेंटिकल बोल्ड वाला था इस पार्ट, पहले 26 क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। 26 क्वेश्चन वैसे पीएनसी का है ही, 26 क्वेश्चन नॉर्मल आपको सेंट्रल पेपर जैसे जिसमें लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं ना, वैसा क्या बोला क्वेश्चन, सम आइडेंटिकल बॉल्स आर अरेंज्ड इन रोज टू फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, to form an equilateral triangle. The first row consists of 1 ball, the second row consists of 2 balls and so on. आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हो और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए आप जिसकी हेल्प ले रहे हो वो नंबर ऑफ आइडेंटिकल बॉल है, मतलब पहले रो में 1 बॉल रखा, दूसरे रो में 2 बॉल रखा, तीसरे रो में 3 बॉल रखा, चौथे रो में 4 बॉल रखा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये लेंथ अगर n है तो आपने लास्ट रो में कितने बॉल रखे होंगे, n, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कितने बॉल रखे होंगे, n। पहले रो में 1 बॉल, दूसरे रो में 2 बॉल, तीसरे रो में 3 बॉल, n रो में n बॉल, n साइड n लेंथ वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें इतने बॉल यूज हो रहा होगा। इसकी फॉर्मूला आप लोगों को आती है, n into n plus 1/2। मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, फिर वो इसको हटा भी दिया तो सारे बॉल मेरे हाथ में आ गए। अब इतने बॉल है मेरे पास, फिर मैंने उसमें और 99 बॉल ऐड किया, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। If 99 more identical balls are added to the total number of balls used in the forming an equilateral triangle, then all these balls can be arranged in a square. So each side contains exactly 2 balls less than the number of balls each side of the triangle contains. पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया था, उसको हटाया, जितने बॉल है उसमें 99 बॉल ऐड किए, फिर उसमें एक स्क्वायर बनाया। अब इसमें जब स्क्वायर बनाओगे तो स्क्वायर का डायमेंशन जो मैंने बोला है कि भाई 2 कम है, 2 बॉल कम है, किससे 2 बॉल कम है, जो आपका n था, मतलब जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल तो देखा n - 2 के होंगे, तो आपने टोटल कितने बॉल यूज किए, स्क्वायर बना n - 2 बॉल स्क्वायर है, तो स्क्वायर है ना, तो कितने बॉल यूज किए होंगे, तो ये नंबर ऑफ बॉल्स और n - 2 होल स्क्वायर सेम होने चाहिए, फिर तो किसी से तो बनाया सही है। इसको सोल्व कर लेना है, तो ब्रैकेट ओपन कर दो, n स्क्वायर प्लस n प्लस 198 इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस 8 स्क्वायर, ये भी माइनस, ये 2 भी तो मल्टीप्लाई में आया होगा ना, सही है ना। तो आपको साथ में लोगे तो 2n स्क्वायर में 10 स्क्वायर गया, n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 190, तो n माइनस 19 और n प्लस 10,
तो n की दो वैल्यू है 19 और -10, नंबर ऑफ पोल नेगेटिव में तो होंगे नहीं, तो n कितना है 19। पर पूछा कि तो उन्होंने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने के लिए आपने कितने पोल यूज किए, तो इतने पोल यूज किए थे, उसमें n की जगह पर 19 रखो, तो 19 into 20 डिवाइड बाय 2, तो 190 हो जाएगा। तो इस वक्त देखो तो पीएनसी का इससे कोई यूज नहीं है, नॉर्मल एक क्वेश्चन है। तो 37th क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। Let n greater than 2 be an integer. Suppose that there are n metro stations in a city located along a circular path. एक सिटी है, सपोज मान लेते सूरत ही, पर एक सूरत जो है वो पूरा सर्कुलर है। Each pair, अच्छा इसके अंदर टोटल कितने स्टेशन बन रहे हैं n है ना, टोटल अभी इस सूरत में काम भी चल रहा है मेट्रो का, तो मान लेते हैं कि सर्कुलर है पूरा सूरत और उसमें n मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है। अब उन्होंने बोला है कि each pair of station is connected by straight track, भाई इनको जोड़ा गया होगा, कोई बंदा एक नंबर से चढ़ के 2 में जा सकता है, कोई 3 में जा सकता है, कोई 4 में, हर एक स्टेशन को जोड़ना पड़ेगा, राइट, वो जोड़ दिया। फिर बोला क्या है, further each pair of nearest station is connected by blue line। थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए उन्होंने क्या किया, एडजेसेंट जितने भी थे ना उनको उन लोगों ने ब्लू लाइन से कनेक्ट किया। एक ट्रैक मान लो ब्लू ट्रैक है, और बाकी जो है मेरे ऑल रिमेनिंग पेयर ऑफ स्टेशन आर कनेक्टेड बाय रेड लाइन। भाई ये 1 नंबर का जो स्टेशन होगा वो सिर्फ 2 के साथ थोड़ी कनेक्ट हुआ होगा, 1 नंबर का स्टेशन 3 के साथ भी तो कनेक्ट होगा, 1 नंबर का स्टेशन 4 के साथ भी तो कनेक्ट होगा। 1 जब 3 के साथ कनेक्ट हो रहा है, 1 जब 4 के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो इसको यूज करने के लिए उन लोग कौन सा कलर यूज कर रहे हैं, रेड। पर जो एडजेसेंट है उसके लिए कितने कलर, कौन सा कलर यूज कर रहे हैं, ब्लू। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। आपको आगे क्या बोला है, if the number of red lines is 99 times the number of blue lines, is 99 times the number of blue lines, then the value of n। मुझे बताओ इस पूरे में जब एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ रेड लाइन कितनी, रेड प्लस ब्लू मिला के कितनी होगी, एनसी 2। सीधी बात है भाई, दोनों को ज्वाइन करोगे तो कौन से दो को, कोई भी दो को, हर एक को किया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स NC2, उसमें से रेड कितने, एडजेसेंट ही ब्लू है, एडजेसेंट कितने ट्रैक होंगे n, एडजेसेंट कितने ट्रैक होंगे n, तो NC2 में से अगर मैं n को हटा दूंगा तो बाकी जो बच्चे होंगे रेड होंगे, ये सारे के सारे रेड है, और n कौन है, ब्लू है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है, नंबर ऑफ रेड ट्रैक इज 99 टाइम्स, इज 99 टाइम्स नंबर ऑफ ब्लू ट्रैक, ये दिया हुआ है। तो NC2 इक्वल टू 100n, या तो पूरा सोल्व कर लेंगे, NC2 को क्या लिखोगे, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 100n, n तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि n 0 नहीं होगा, तो मैं वेरिएबल को तो कट कर ही सकता हूँ, सही है ना। तो n माइनस 1 इक्वल टू 200, तो n इक्वल टू 201। तो पूछा गया कि वैल्यू ऑफ n क्या होगा, 200। ये जो कि उसमें 50 तक में कहाँ तक कर लिया, 50 तक कर लिया, 40 तक, 40 तक 28।
28. The number of 6-digit number. The number of 6-digit number that can be formed using the digit 0, 1, 2, 5, 7, 9. ये कितने टोटल 6 और कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 6 डिजिट का which are divisible by 11 and no digit is repeated. तो इसका कि 6 के 6 को यूज करोगे. मुझे बताओ 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है? राइट. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. क्या होती है कंडीशन की फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ प्लेस पे जो डिजिट होगा उनका एडिशन और इवन प्लेस पे जो नंबर होगा उसका एडिशन का सब्ट्रैक्शन जिसका मल्टीपल होना चाहिए 11 का. ये 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है. तो मुझे क्या करना चाहिए? पहले इसको काउंट कर लेते हैं. टोटल कितना है? 9 + 7 16, 16 + 5 21, 23, 24. सबका एडिशन कितना हो रहा है? 24. तो मैं काम कर सकता हूँ 24 को मैं दो ग्रुप में डिवाइड करूँ 12 और 12. एक 12 को मैं ऑड में अरेंज कर लूंगा, एक 12 को मैं इवन में अरेंज कर लूंगा. तो उसका सब्ट्रैक्शन 0 आ जाएगा. तो 0 आएगा तो 0 तो 11 से डिविजिबल है. सही है. तो ऐसे 3 नंबर ढूंढो क्योंकि ऑड प्लेसेस 3 है, इवन प्लेसेस भी 3 है. जैसे कौन से 3 नंबर है जिसका एडिशन 12 है? कौन कौन सा है? 1 2 9 0 5 7. सही है ना. तो ये 1 to 9 को मैं ऑड प्लेसेस पर अगर अरेंज करता हूँ तो मेरे पास स्क्वायर कितनी? 3 फैक्टोरियल. तो इवन प्लेसेस पे 3 को अरेंज करूंगा तो स्क्वायर कितनी? 3 फैक्टोरियल. तो ऑड प्लेसेस पे जो भी नंबर है उसका एडिशन 12, इवन प्लेसेस पे जो भी नंबर होगा उसका एडिशन 12 - 12. 0 11 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा. फिर ये उल्टा भी हो सकता है. ये जैसे ऑड पे रखा, ये इवन पे रखा, इसको ऑड पे रखता हूँ, इसको इवन पे रखता हूँ. इसको जब इवन पे रखूंगा तो इसके लिए 3 फैक्टोरियल की चॉइस, और इसको जब ऑड पे रखूंगा तो 3 फैक्टोरियल की चॉइस क्या होगी? 2 × 2 फैक्टोरियल होगा. क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे प्रॉब्लम है कि आप 0 नहीं रख सकते. इसी दो में से एक रखोगे, इसी दो में से एक रखोगे ना. तो 2C1 और अब कितने प्लेस खाली होंगे? 2 और 2 नंबर भी तो होंगे. तो इंटू 2 फैक्टोरियल. सही है. यहाँ तक समझ आए? ओके. पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 6 × 6 36 और ये 2 × 2 4 4 × 6 24. 36 + 24 60 हो गया. 60 तो है. और भी एक और कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं देख लेते हैं. अभी तक मुझे नहीं पता कि मेरा फाइनल आंसर देखिए. और एक पॉसिबिलिटी देखते हैं, मतलब और कोई मिलता है तो. एडिशन 24 था आपका. जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए. इसका वो 0 भी हो सकता है, वो 11 भी हो सकता है, और 22 भी हो सकता है, वो 33 भी हो सकता है. तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑड प्लेसेस पे जो नंबर आएगा उनका एडिशन में से इवन प्लेसेस का नंबर का एडिशन को अगर सब्ट्रैक्ट करो तो 11 पहुंचेगा? 0 वाला देखिए 11 पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा. 11 पहुंचने के लिए इसका मैक्सिमम एडिशन कहां तक जा रहा है? 24 तक जा रहा है. तो अगर इसको ये तीनों का एडिशन कितना हो रहा है? 9 7 16 और 21 में से 3 जाएगा तो 18 होगा. तो नहीं होगा. आपको 11 चाहिए है ना. आपको 11 चाहिए. कोई भी पॉसिबिलिटी बनेगी क्या 11 लाने की? 9 7 और 2 लेता हूं. जैसे इसको लिया तो नहीं पर बात बनी. 9 7 और 2 लूंगा तो 18 आएगा. 18 के सामने 6 माइनस होगा तो 12 हो जाएगा. तो भी एक से रह गया. 11 होता तो और पॉसिबिलिटी बनती. तो इसमें जब कोई नहीं बचा तो 60 आंसर होगा. और भी चॉइसेस आपको चेक करना पड़ेगा, बट और कोई चॉइस पॉसिबल नहीं है. इस आंसर से 60 होगा. तो 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर हमें ध्यान है तो काम हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट
क्लास में और आगे के हमें है किसी का तो बता दो तो 40 तक में कोई ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में अपने आगे की 41 से 60 डिस्कस करेंगे। फिर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर वाली एक्सरसाइज करने को बोला था आप लोगों से, काफी सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किए। एक क्वेश्चन पर मैंने बोला था छोड़ दीजिए तो मेरे लिए, बाकी आपने किया हो और उसमें कहीं पर भी कुछ नहीं समझ आ रहा हो या नहीं बना उनसे न्यू टेक्स्ट बुक मैं करवाऊंगा 12 मिसलेनियस का 11 तो मैं करवाने वाला हूँ, आप लोगों को मनाई कैसे मत करना। और 12th वाला क्वेश्चन न्यू टेक्स्ट बुक का 12 से और ओल्ड टेक्स्ट बुक में ये 18 से 1 माइनस आई का मॉड रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू x दिया हुआ है। बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसके नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना, मतलब x की ऐसी कितनी वैल्यूज है जिसके लिए मॉड ऑफ 1 माइनस आई रेज़ टू x का आंसर कितना हो जाए 2 रेज़ टू x। और वो x आप लोगों का नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन होता है, मतलब जीरो नहीं चलेगा, उसको छोड़ के कुछ भी चलेगा। 1 माइनस आई का मॉड मतलब ये कौन सा पॉइंट है 1 कॉमा इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, उसी को मॉड बोलते हैं। इसका ओरिजिन से डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ 2 सही है ना। उसका पावर क्या दिया हुआ है x और हमें सामने क्या दिया हुआ 2 रेज़ टू x। रूट 2 का मतलब 2 का पावर 1/2 तो 2 का पावर x/2 इक्वल टू 2 रेज़ टू x। बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं, तो x/2 इक्वल टू x सही है राइट। जैसे ऐसे तो 0 इक्वल टू, अच्छा ऐसा तो नहीं कि x कट हो जाएगा है ना, ऐसा कर नहीं पाएंगे वरना 1/2 इक्वल बना देगा है ना। वो क्यों नहीं कट कर सकते बताइए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो 0 है कि नहीं, इसलिए हम उसको कट नहीं करेंगे, x/2 को तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो x माइनस x/2 इक्वल टू 0, x माइनस x/2 मतलब x/2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। अगर इसका सॉल्यूशन आता है, एक ही सॉल्यूशन आ रहा है कौन सा, पर उन्होंने बोला है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन है, तो फिर x का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। आपको बोला सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। एक सॉल्यूशन है पर खुद 0 है, पर उन्होंने बोला 0 नहीं किए मेरे को, तो फिर हमारा आंसर में इसका आंसर देखोगे तो आप लोगों को दिया है कि नॉन जीरो एक भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। तो उन्होंने 0 ही लिखा पर पूछा है नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, उनको सॉल्यूशन लिखना ही नहीं था, नल सेट लिखना चाहिए नंबर ऑफ अच्छा। तो फिर ओल्ड टेक्स्ट बुक में मिस्टेक, ओल्ड टेक्स्ट बुक में नॉन जीरो बोला है। अच्छा सॉरी, हाँ नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा, हाँ तो सही है। तो फिर 0 सॉल्यूशन, नंबर ही तो पूछा है, तो भाई एक भी सॉल्यूशन नहीं है। हाँ कौन सा सॉल्यूशन होता तो फिर मैं लिखता नल सेट भाई कोई, तो 0 सॉल्यूशन सही है n इक्वल टू 0। और कोई रह गया बाकी हो गए थे सारे। ओके यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मॉड्यूलस के अंदर मॉड्यूलस क्या होता है हमने भाई पता कर लिया कि भाई कोई भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस z इक्वल टू x प्लस आई वाई है, तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं कौन सा पॉइंट x, y, और उस x, y का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस। तो मॉड z इक्वल टू रूट ऑफ x² प्लस y², ये फॉर्मूला हमें पता है।
हमने 3 आइडेंटिटी डिस्कस किया था, मतलब 3 प्रॉपर्टी डिस्कस किया था। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद उसका मोड लो, या पहले मोड ले लो और फिर मल्टीप्लाई करो, आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिवीजन में भी सेम, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया, उसके बाद उसका मोड लिया, या मोड लेने के बाद डिवाइड किया, आंसर सेम। और थर्ड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी कि z का मोड उतना ही होगा जितना z बार का होगा, x प्लस iy का मोड उतना ही होगा जितना x माइनस iy का होगा, सही है ना, राइट। अब इसके फोर्थ प्रॉपर्टी, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कंजुगेट के साथ अगर मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई, व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ x प्लस iy इनटू x माइनस iy, x स्क्वायर माइनस i स्क्वायर y स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना। z इनटू z बार करूंगा तो x स्क्वायर माइनस i स्क्वायर y स्क्वायर, i स्क्वायर माइनस होना तो आंसर क्या आ रहा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है क्या, मोड z का स्क्वायर ही, मोड z का स्क्वायर है ना। इसका कि मुझे क्या पता चलता है कि z इंटू जेड बार किसके इक्वल होता है, मोड z के होल स्क्वायर के बराबर होता है। z इंटू जेड बार किसके बराबर होता है, मोड z के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। ये फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग नॉर्मली तब यूज करते हैं जब हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ना दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हो, और अगर मुझे किसी का मोड फाइंड करना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया है फिर भी मॉड्यूलस ढूंढना है, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है फोर्थ प्रॉपर्टी, और किसी से नहीं होगा। दे दिया हो, मुझे कोई बोले कि 2 प्लस i का मॉड्यूलस ढूंढो, तो मुझे किसी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं, भाई 2 प्लस i का मॉड क्या होगा, √5, 2,1 है, पॉइंट पता है, फिर तो क्या टेंशन है। बट अब जैसे क्वेश्चन आया, जैसे आप देखो क्वेश्चन नंबर 11, उस क्वेश्चन में आप लोग देखोगे 11 क्वेश्चन में तो बोला है कि अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, पर कौन सा वो नहीं दे रखा है। अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मॉड्यूलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1। बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड 1 दिया हुआ है, अल्फा के बारे में तो वो भी नहीं दिया, और अल्फा क्या है वो भी नहीं पता, बीटा क्या है वो भी नहीं पता। तो बोला है फाइंड mod of beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta, beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta का मॉड्यूलस फाइंड करके देना है अपने को, और मुझे ना बीटा पता है ना मुझे अल्फा पता है, जिसका मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर पता नहीं है, दिया नहीं गया है, और फिर भी मुझे मॉड्यूलस देना है, तो फिर मेरे पास यही प्रॉपर्टी होगा। कैसे उसको यूज करेंगे, पर बीटा अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, पूरा भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा ना, राइट। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं इसमें लिख सकता हूँ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये मेरा एक z है, इनटू उसी का कंजुगेट z इंटू z बार, किसके बराबर होगा, मॉड z के होल स्क्वायर के बराबर। इसका आंसर किसके बराबर रहेगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा पूरे का होल स्क्वायर। ये स्टेटमेंट समझ आएगा नहीं, ये लिखा है z इंटू z बार किसके बराबर, मॉड z का होल स्क्वायर, राइट। ये पूरा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z है, समझ होगा ना, कॉम्प्लेक्स है ना, बीटा और अल्फा कॉम्प्लेक्स है, तो z इंटू z बार इक्वल टू मॉड z का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसको सॉल्व कर लेते हैं कंजुगेट की प्रॉपर्टीज के हिसाब से। क्या मैं ये कंजुगेट डिवीजन में अलग अलग कर सकता हूँ, कंजुगेट की प्रॉपर्टीज निकालोगे तो आपको दिखेगा कि कंजुगेट के अंदर मैं एडिशन में भी कंजुगेट को अलग कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्शन में भी अलग कर सकता हूँ, डिवीजन में भी अलग कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई में भी।
इसका मतलब कि ये जो कंजुगेट आपको ऊपर दिख रहा है सबके साथ चला जाएगा, बीटा के साथ भी चला जाएगा, अल्फा के साथ भी चला जाएगा, 1 के साथ भी चला जाएगा, तो 1 का कंजुगेट तो खुद 1 ही होगा। यहाँ पर अल्फा का कंजुगेट अल्फा और इंटू बीटा का कंजुगेट, सही है। और ये सब चल किसके बराबर रहा है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा के होल स्क्वायर के बराबर। ये सिर्फ समझ आया। अब नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, पहला टर्म बीटा इंटू बीटा बार, व्हाट इज बीटा इंटू बीटा बार, इफ बीटा इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर तो दिया हुआ है बीटा, z इंटू जेड बार, अगर मॉड जेड स्क्वायर हो जाए तो व्हाट इज बीटा इंटू बीटा बार, मॉड बीटा स्क्वायर। बीटा इसके साथ मल्टीप्लाई कर तो माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार, ये माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार, व्हाट अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर तो 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस 1 इंटू अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा इंटू 1, और ये माइनस और ये माइनस प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो अल्फा इंटू अल्फा बार को मोड अल्फा को लिख लो इंटू बीटा बार को, ये सिर्फ आया समझ में। हर जगह पर एक ही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, कौन सी, z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का होल स्क्वायर। अब जो दिया हुआ है उसको यूज करते हैं, ये तो अभी तक यूज नहीं किया कि बीटा का मॉड्यूलस 1 है, अगर बीटा का मॉड्यूलस 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो क्या है ऊपर 1, बीटा को 1 मत लिख देना, बीटा का मॉड 1 है, बीटा तो पता ही नहीं है, 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर, कुछ नहीं पता इसमें से, नीचे 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बार बीटा, ये बीटा बार मतलब क्या, बीटा का कंजुगेट, प्लस यहाँ पहुंचा मॉड अल्फा स्क्वायर नहीं पता बट मॉड बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये रही है। और आप ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ गया, सेम ही तो है पूरा, बस यहाँ पर इंटरचेंज दिखा है, बाकी है तो सेम ही पूरा, तो जब सेम ही है तो कट जाएगा, तो बचाइए फिर 1 इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर, अगर 1 के इक्वल है तो स्क्वायर हटेगा, वैसे तो नॉर्मली स्क्वायर हटता है तो सामने प्लस माइनस आता है, बट इसमें माइनस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये मॉड इसलिए नहीं क्यों नहीं आएगा क्योंकि डिस्टेंस है, यहाँ पर वो वाला मॉड थोड़ी है कि नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं, यहाँ का मॉड मतलब कौन है, डिस्टेंस का, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए नेगेटिव नहीं आएगा। तो आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जो वैल्यू है 1, किसी की वैल्यू फाइंड करके देना तो वैल्यू आंसर हो गया। तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, तो ये वाली एक प्रॉपर्टी आप लोग अपने मॉड्यूलस में 3 का हमने लिखवाया था, मैंने ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये लिख दो, और ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है पूरे उसमें, और एक वो इक्वालिटी वाले क्वेश्चन था।
देखा सबने? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बता दिया कि कल उसके अगर आप लोगों को स्कूल के एग्जाम में या मैं यहाँ पर कभी अगर सब्जेक्ट को देख लेता हूँ जैसे कर ले रहा हूँ तो उसमें अगर आप लोग टेक्स्ट बुक करके आओगे तो आप लोगों का काम हो जाएगा। सिर्फ कॉम्प्लेक्स में टेक्स्ट बुक आप लोगों को आनी चाहिए, बाकी तो मैं आप लोगों को लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और देखा जाए तो पूरे टेक्स्ट बुक में 2 ही क्वेश्चन मुझे लगता है पूछने लायक है। देखिए मतलब ये नहीं कि मैं यही 2 पूछूंगा कल, बट मुझे जो लगता है कि थोड़े क्वेश्चन तो ये थे और एक वो इक्वालिटी वाला था ना क्वेश्चन 10th वाला, है ना। तो ठीक है, आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट मैंने बता दिया तो उतना आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अब देखो हमारा अलजेब्रा का अभी तक जो पार्ट हमने डिस्कस कर लिया क्लास में, तो हमने स्टार्ट किया था इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी हमारा सबसे पहले डिस्कशन हुआ। इनइक्वालिटी के बाद हमने लोग डिस्कस किया था, फिर लोग के बाद हम लोग पीएनसी में आए, सेट थियरी डिस्कस किया, सेट थियरी के बाद हम लोग पीएनसी में आए। थोड़ा बहुत मैंने अभी आप लोगों को कॉम्प्लेक्स समझाया, ये अलजेब्रा की बात करो, बाकी और ट्री को तो किया ही हम लोगों ने। अब इसी अलजेब्रा में नेक्स्ट जो चैप्टर है जो हमें आना चाहिए, तो जो डिस्कस करना चाहिए अपने को, वो है चैप्टर का नाम बाइनोमियल थ्योरम। पहले हम लोग वापस यही समझने की ट्राई करते हैं भाई ये चैप्टर बनाया ही क्यों है, क्योंकि हर चैप्टर के पीछे कुछ लॉजिक है, बनाने के पीछे कुछ रीजन है, राइट। यहाँ पर क्या रीजन है? यहाँ पर ये रीजन है कि अगर आप लोगों को बोला जाए कि x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, तो आप सब लोगों को आता है x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है ना। ये आइडेंटिटी आप लोग सीखी थी, तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, तो आप लोग को पता है कि x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है ना। बट अगर मैं आपको पूछूं x प्लस वाई का क्यूब तो क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस 3xy। पर अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ x प्लस वाई रेज़ टू 10, तो नहीं आता है। पर चाहिए कोई बोले कि सर हम कर लेंगे उसमें कि x प्लस वाई को 10 बार मल्टीप्लाई तो करना है, ये हुआ ना। देखा जाए तो x प्लस वाई रेज़ टू पावर 10 का मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 10 बार। 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाता होगा। चलो एक बार मान भी लेता हूँ कि चलो टाइम लगेगा बट आंसर जरूर आ जाएगा, राइट। पर अगर कल उठ के आपको x प्लस वाई रेज़ टू 1/2 का एक्सपांशन करना है, तो ये x प्लस वाई रेज़ टू -2 का एक्सपांशन करना है, तो कैसे करोगे? तो नहीं कर पाओगे, राइट। और सीधी सी बात है कि ये तो नहीं कर पाऊंगा, ये तो आता ही नहीं मुझे। और x प्लस वाई रेज़ टू 10 का भी कर लेंगे, x प्लस वाई को 10 बार मल्टीप्लाई कर, पर वो तो बहुत बड़ी बेवकूफी है, x प्लस वाई को 10 बार कहाँ मल्टीप्लाई करने बैठेगा। इनफैक्ट मैं अगर आपको ये पूछूं कि ये जो x प्लस वाई का स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बोलते हैं, x प्लस वाई का क्यूब, ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज करके आ रहे हैं, ये फॉर्मूला बनी कर कैसे? तो ये तो नहीं होगा कि भाई x प्लस वाई को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई करके फॉर्मूले बनाई होगी, राइट। तो यहाँ पर पिक्चर में आता है बाइनोमियल थ्योरम कि अगर मुझे बाई मतलब 2, यूनी मतलब 1, मैथ्स में यूनी मतलब 1, बाई मतलब 2, कभी भी आप लोगों को कोई भी 2 टर्म का एक्सपांशन करना विथ एनी पावर, विथ पॉजिटिव इंटीजर, विथ फ्रैक्शनल पावर और विथ नेगेटिव पावर, आपको जब भी किसी 2 टर्म का एक्सपांशन करने की जरूरत पड़ेगी, फिर वो पावर कुछ भी क्यों ना दिया जाए, x और y की जगह पर कुछ भी क्यों ना दिया जाए, तो मुझे बाइनोमियल ये उसका मेन फंडा था ये चैप्टर बनाने के लिए। फिर उसके अंदर नए एप्लीकेशन बनते गए, बट मेन ये था कि उठ के कोई भी 2 टर्म का एक्सपांशन करना हो विद एनी काइंड ऑफ पावर, तो मैं कैसे करूं? तो फिर वहां पर पिक्चर में आया बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर। तो बाइनोमियल थ्योरम में फिर उन्होंने सिखाया कि भाई एक्सपांशन करते कैसे। तो उन्होंने बोला कि भाई x प्लस वाई रेज़ टू पावर n कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को टेक्स्ट बुक में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर दिया है, तो पहले अपना पॉजिटिव इंटीजर डिस्कस करना है, ठीक है। x प्लस वाई रेज़ टू पावर n, जहां पर n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। उन्होंने बोला कि इसका जब आपको एक्सपांशन करना है ना, तो आप सिर्फ इतना कर लो, 2 टर्म है, राइट। तो x का हाईएस्ट पावर कोई भी टर्म के अंदर n तक ही जा सकता है, इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं क्योंकि पावर ही n है।
जब आप पहले टर्म का हाईएस्ट पावर लोगे ना, उस टाइम पर आपको सेकंड टर्म का लोवेस्ट पावर लेने का। तो लोवेस्ट पावर कितना होगा? 0। उसके नेक्स्ट टर्म में आपको फर्स्ट का पावर डिक्रीज करना है और सेकंड का पावर इंक्रीज करना है। उसके नेक्स्ट टर्म में वापस सेम प्रोसीजर, पहले का एक टर्म एक पावर डिक्रीज करूंगा तो दूसरे का एक पावर इंक्रीज करूंगा। फर्स्ट का पावर डिक्रीज होता जाएगा, साथ में सेकंड का पावर इंक्रीज होता जाएगा। तो ऐसे होते होते कभी तो ऐसा बनेगा कि जब x का पावर डिक्रीज होते होते कहां पहुंच जाएगा? 0। और जब x का पावर 0 पे पहुंचेगा तो उसमें पर सेकंड का पावर मैक्सिमम पहुंचता होगा। पहले का मैक्सिमम पावर, सेकंड का मिनिमम पावर। फर्स्ट का पावर डिक्रीज करूंगा, सेकंड का पावर इंक्रीज करूंगा। ये कब तक चलेगा? जब तक फर्स्ट का पावर 0 नहीं होता। जब फर्स्ट 0 पर पहुंचेगा तो सेकंड कहां पहुंचेगा? n पे, मैक्सिमम पे। और आप हर टर्म के अंदर देखोगे तो पावर का एडिशन हमेशा टोटल के इक्वल आता है। n + 0, n - 1 + 1, n - 2 + 2, n 0 + n, ऐसा हर टर्म में। इतना तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट का पावर डिक्रीज करना है, सेकंड का पावर इंक्रीज करना है। अब इनके साथ कुछ कोएफिशिएंट भी होंगे। वो कोएफिशिएंट किस पैटर्न में चलता है? तो पहला जो टर्म होता है उसका कोएफिशिएंट होता है NC0। पहला जो टर्म होता है उसका कोएफिशिएंट होता है NC0। सेकंड जो टर्म होता है, यहाँ पर वो कॉम्बिनेशन मतलब वो इलेक्शन वाला बात नहीं चल रहा है। इसका पैटर्न जो बना था वो वैसा बना था, इसका मतलब उसको याद करता था। यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है, राइट? तो NC0 से चालू हो, NC1, उसके बाद होगा NC2, तो लास्ट में कहा जाएगा? NCn, क्योंकि n पे तो खत्म हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट कैसे चलेंगे? NC0 से चालू होगा, NC0, NC1, NC2, कहां तक? NCn। इस एक्सपांशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने? n+1। तो आप कहां से चालू किए? NC0 से चालू होगा, कहां तक? n तक। तो 0 से लेके n तक गया तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? इसका मतलब क्या पता चला कि जितना पावर होता है उससे एक्सपांशन में एकदम ज्यादा होता है। ये आप लोगों ने आज तक कभी ऑब्जर्व नहीं किया? जैसे पहले भी हो रहा था, पावर जब 2 था तो 3 टर्म आए थे, पावर जब 3 था तो 4 टर्म आए थे। और ये जो पूरा एक्सपांशन है ना, वो बना ऐसे ही है, इसी के रूप से बना है। x + y का क्यूब, अगर ये अप्लाई करना तो कैसे करूंगा? पहला टर्म n कौन है? 3, तो 3c0 x का हाईएस्ट पावर, y का लोवेस्ट पावर। उसके बाद प्लस 3c1 x का पावर डिक्रीज होगा, y का पावर इंक्रीज होगा। उसके बाद 3c2 x का पावर डिक्रीज होगा, y का पावर इंक्रीज होगा, प्लस 3c3 x का पावर 0 और उस टाइम पर y का पावर। करेक्ट? सॉल्व करो। NC0 की वैल्यू 1, y⁻0 1, इसका पावर 0 1 होता है। और 3c1 3x²y, 3c2 और 3c1 सेम होता है, तो उसका भी आंसर 3। तो 3xy², 3c3 की वैल्यू x⁻0 प्लस आजकल जो एक्सपांशन आप लोग करते आ रहे हो या याद किया, वो सारे बने कहां से थे? बाइनोमियल। वो सारे बने कहां से थे? बाइनोमियल से। तो अब अगर मुझे पूछे कि x + y⁻10 का एक्सपांशन क्या होगा, तो पहले तो मुझे बताओ x + y⁻10 के एक्सपांशन में टोटल कितने टर्म्स? 11। टोटल कितने टर्म्स हो गए? 11। नॉर्मली ऐसे कोई पूछेगा नहीं, पर एक बार अपने x + y⁻ y नहीं, सपोज यहाँ पर x² + 1/2x⁻5 किया है और बोलते इसका एक्सपांशन करके। मुझे जानना है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है एक्सपांशन क्या है। मुझे बताओ इसके एक्सपांशन में टोटल कितने टर्म्स? 6/5 तो कितने टर्म है? जितना पावर होगा उससे एकदम ज्यादा होगा। इसमें x का काम कौन करेगा? x², y का काम और n का काम। तो अब इसमें पुट करूंगा तो पहला टर्म क्या होगा? y⁻0 x² का पावर 5
फाइव, फर्स्ट का हाईएस्ट पावर, सेकंड का लोवेस्ट पावर, सही है। उसके बाद 5t1 एक्स स्क्वायर का पावर डिक्रीज होगा 1/2 एक्स का पावर 1। उसके बाद 5t2 एक्स स्क्वायर का पावर डिक्रीज होगा 1/2 एक्स का पावर इंक्रीज होगा। उसके बाद 5t3 1 एक्स स्क्वायर का पावर डिक्रीज होगा 1/2 एक्स का पावर। हर टर्म के अंदर पावर का एडिशन किसकी इक्वल आएगा 5। उसके बाद 5t4 एक्स स्क्वायर का पावर एक्स डिक्रीज होगा 1/2 एक्स का पावर इंक्रीज होगा। और सबसे लास्ट 5t5 एक्स स्क्वायर का पावर और 1/2 एक्स का पावर। 6 टर्म होंगे, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और बाकी इसको सोल्व करोगे तो 5t0 की वैल्यू 1 एक्स स्क्वायर का पावर 5 और समथिंग रेस टू 0 1 हो जाएगा। 5t1 5 यहाँ पर 2 है तो प्लस 5/2 एक्स रेस टू 7 एक्स का पावर 8 होगा ना, एक बार एक्स का 5t2 10 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर 4 तो 10/4 5/2 एक्स का पावर 6 नीचे एक्स स्क्वायर कैंसिल एक्स रेस टू 4 प्लस 5t3 वापस 10 नीचे 2 का क्यूब 8 10/8 5/4 यहाँ पर x का पावर 4 और ये x क्यूब कैंसिल तो सिर्फ x बचेगा 5t4 5 कितना 5 2/4 16 तो 5/16 x स्क्वायर और यहाँ पर x रेस टू 4 तो नीचे x स्क्वायर बन गया होगा है ना, नीचे x का पावर 4 ज्यादा है। 5t5 1 x स्क्वायर का पावर 0 1 1/2 x रेस टू 5 1 by तो ये आपके लास्ट के 6 टर्म हो गए। इस तरह से तो हम किसी का भी एक्सपांशन कर सकते हैं। बस क्या ध्यान रखना है, पहले का पावर डिक्रीज करते जाना है, सेकंड का पावर इंक्रीज करते जाना है। कोएफिशिएंट कैसे चलेंगे, NC 0 से चालू होगा कहां तक जाएगा NC n तक जाएगा। NC 0 से चालू होकर कहां तक जाएगा NC n तक जाएगा। और इतना बड़ा एक्सपांशन हर बार कहाँ लिखेंगे इतना बड़ा, तो इसको अगर शॉर्ट में लिखना हो तो क्या लिख सकता हूँ x प्लस वाई रेस टू n का ये जो एक्सपांशन है इतना बड़ा सीरीज, तो हर बार मैं आपको समझाऊंगा तो इतना बड़ा थोड़ी लिखूंगा मैं। तो अगर मुझे इसको शॉर्ट में लिखना तो क्या लिख सकते हो, एडिशन मतलब क्या मैथ्स में सिग्मा समेशन ना। पूरा पैटर्न कैसा हो रहा है अगर आप देखोगे तो x डिक्रीज हो रहा है y इंक्रीज हो रहा है, सही है। x का पावर n माइनस r, n में से हमेशा कुछ कम होते जा रहा है ना, n - 0 फिर n में से 1 कम हुआ फिर 2 कम हुआ फिर 3 कम हुआ। जब x का पावर n - r होगा तो उस टाइम पर y का पावर कितना होगा, y का पावर कितना होगा r। भाई ये दोनों का एडिशन हो गया तो n हो जाना चाहिए ना, दोनों का एडिशन होकर कितना हो जाना चाहिए। अगर इसको में n - r लिख लो तो इसको क्या लिखना पड़ेगा r। और आप हर टर्म में आप चेक करोगे तो y का पावर जितना है ना उतना यहाँ पर NC of 0 बना, मतलब NC of r बना। ये 0 था तो ये भी 0 बना, ये 1 है तो ये भी 1, ये 2 है तो ये भी 2 है। तो यहाँ पर अगर मैं r ले रहा हूँ तो यहाँ पर NC of r लेना पड़ेगा, तो ये r की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है 0 से, कहाँ तक जाएगी। देखो ये पूरा आप लोगों को आप r के लिए 0 से चालू करोगे, 0 रखोगे तो देखो फर्स्ट तक मिल रहा है। r को 0 रखा NC 0 x का पावर n - 0 इंटू y रेस टू 0, यही आपका फर्स्ट टर्म। r को 1 रखोगे तो देखो सेकंड टर्म मिलेगा NC 1 x रेस टू n - 1 इंटू y रेस टू 1। और वैसे आगे बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा जब r n हो जाएगा और r n होगा तो आपका लास्ट टर्म होगा NCn x का पावर n - 0 और उस टाइम पर y का पावर n r प्रिंट कर दिया ना। तो ये पूरा सीरीज जो दिख रहा है वो ये ही करेक्ट। तो कोई पूछे कि x प्लस वाई रेस टू n का एक्सपांशन कैसा होता है तो अब मैं ये बोलूंगा ये और ये क्या करना है एक्सपांशन में,
फर्स्ट टर्म का पावर को डिक्रीज करना है और सेकंड टर्म के पावर को इंक्रीज करना है। कब तक चलेगा ये सीरीज? जब तक फर्स्ट का पावर डिक्रीज होते होते जीरो नहीं हो जाए, और वो जब जीरो बनेगा तो सेकंड का पावर हाईएस्ट बनेगा। और हर टर्म के अंदर दोनों वेरिएबल का पावर का एडिशन हमेशा किसके इक्वल होगा? n के बराबर, टोटल पावर के बराबर। और कोएफिशिएंट nc जीरो से चालू होगा और कहाँ खत्म होगा? n। पावर n है तो टोटल टर्म n प्लस 1, पावर 10 होगा तो टोटल टर्म। इतना क्लियर है? बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर का टाइटल देखिए करा दें। पर ऐसा भी तो हो सकता है तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक्स प्लस वाई एक्सपांशन में बीच में प्लस की जगह पर माइनस भी तो हो सकता है। तो आपको एक्स माइनस वाई का स्क्वायर करना भी तो आता ही है, राइट? तो फिर आपको क्या फर्क पड़ेगा अगर यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस होगा? तो जहाँ पर भी y है वहां पर माइनस वाई आ जाएगा, इतना ही फर्क है। तो एक्सपांशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक्स माइनस वाई को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? एक्स प्लस ऑफ माइनस वाई एस टू एन, इसी तो बात ही हो रही है। जिसका कि जहां जहां पर y होगा वहां क्या आ जाएगा? माइनस वाई। y की जगह पर माइनस वाई आ गया, y की जगह पर माइनस वाई आ गया।
अब y की जगह पर -5 है तो ये जो r पावर है वो y का भी है और माइनस का भी तो है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ इक्वल टू सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 0 टू n -1/r into NC of r into x raised to n minus r into y raised to r। ये -1/r कौन सा, ये वाला माइनस का पावर जो r दिया होगा, सही है राइट। अब इसमें और इसमें क्या फर्क आएगा जब इसको एक्सपांशन करूंगा तो a प्लस f माइनस f प्लस, यहाँ पर सारे प्लस आ रहे हैं, इसमें ऑल्टरनेशन आएगा। जब जब -1 का ओड पावर आएगा वो नेगेटिव में हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म प्लस होगा, सेकंड टर्म माइनस, वापस प्लस वापस माइनस, और कुछ फर्क नहीं है ना। तो आपको अलग से याद भी रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना एक्सपांशन पूरा सेम, बीच में माइनस होगा तो ऑल्टरनेट और बीच में प्लस होगा तो सारे प्लस, ठीक है। अब ये जो एक्सपांशन हमने लिखा, इसमें अगर मैं r को 0 रखूं, अब सुनिएगा पूरे बाइनोमियल थ्योरम का मेन कंसेप्ट होता है, मेन कंसेप्ट तो ठीक है, बट उसको कैसे यूज करोगे। r को अगर आपने 0 रखा तो आपको कौन सा टर्म मिलेगा, फर्स्ट r को 0 रखा तो कौन सा टर्म मिलेगा, फर्स्ट r को 1 रखोगे तो, r को 2 रखोगे तो, r को 10 रखोगे तो, r को r रखोगे तो, इसका मतलब तो ये हो गया कि x प्लस वाई रेज़ टू n का एक्सपांशन का जनरल टर्म किस तरह से वर्क होता है कि जब मुझे पता है कि जब मैं r को r रखता हूं तो मुझे कौन सा टर्म नंबर देता है, r प्लस 1 टर्म देता है। r को अगर मैं r रख रहा हूं तो वो क्या देगा मुझे, r प्लस 1 टर्म देते हैं, तो मुझे r प्लस 1 टर्म की फॉर्मूला पता चल गई, NC ऑफ r x रेज़ टू n माइनस r इंटू y रेज़ टू r। जनरल टर्म इसी तरह से काम हो रहा है, जनरल टर्म इसी तरह से काम हो रहा है। जब इसमें मैं r को 0 रख रहा हूँ तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल रहा है, r को 1 रख रहा हूँ तो सेकंड टर्म मिल रहा है, r को 2 रख रहा हूँ थर्ड टर्म मिल रहा है, r को r रखूंगा तो कौन सा टर्म देगा, r प्लस 1 टर्म देगा, r प्लस 1 टर्म देगा। ये पूरे बाइनोमियल का मेन कंसेप्ट, इसको यूज कैसे करोगे, क्वेश्चन कैसे आएगा। अब अगर मुझे बोला जाए कि x स्क्वायर माइनस 1/2x रेज़ टू पावर 9, क्योंकि ऐसे तो बहुत कम चांस है कि आपको ये पूछेंगे कि इसका एक्सपांशन लिखिए, तो तुम्हारा गधा बच्चा भी लिख लेगा, क्योंकि उसमें है क्या, पहले का है पावर डिक्रीज करना है, दूसरे का पावर इंक्रीज करना है। कोई 9 से 0 से चालू होगा, 9 से 9 पे खत्म हो जाएगा, तो आपको पूरा एक्सपांशन नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ आपको ये पूछेंगे इसका एक्सपांशन का आप मुझे 6 टर्म बताओ, बस आपको और कुछ नहीं करना, आपको इसके एक्सपांशन का 6 टर्म बताओ। तो जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो क्या करेगा, पूरा एक्सपांशन लिखिएगा, तो कितने टर्म आएंगे इसके एक्सपांशन में, 10 टर्म आएंगे, क्योंकि पावर 9 और 10 टर्म लिखेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करेगा, 15 मिनट डालेगा उसमें, फिर उसमें तो 6 टर्म होगा, वो आंसर आ जाएगा उसका भी। बट जिनको कंसेप्ट क्लियर हो पूरे एक्सपांशन क्यों करेगा, उसको पता है कि अगर 6 टर्म ढूंढना है तो r को सिर्फ क्या रख लेना, 5, इसमें डायरेक्टली r को 5 रखेगा, उसका आंसर आ जाएगा। r को 5 रखा तो t ऑफ 5 प्लस 1 6 टर्म हो जाएगा। n कौन है, 9, r किसको रखा, 5 को, x कौन, x स्क्वायर, उसका पावर n माइनस r, y कौन 1/2x या -1/2x, -1/2x, उसका पावर, सही है। 95 को सोल्व करना आता है अपने को, 9 8 7 6 डिवाइड बाय 4 3 2 1, 95 और 94 सेम होगा ना, और यहाँ पर माइनस का ऑड पावर माइनस और नीचे 2 का पावर 5, 32 ना, 9 माइनस 5 4 2 जा 8, x का पावर 8 आएगा, यहाँ पर x का पावर 5 है, तो क्या बचा x का पावर 3, राइट। और बाकी तो कैंसिल हो रहा है, जैसे कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पर 4 2 जा 8 कैंसिल, 3 3 जा 9 कैंसिल, यहाँ पर 2 3 जा और 2 16 जा, तो कितना आ रहा है, -63
21 into 3 तो 63/16 x3 इसके एक्सपांशन का 6 टर्म मुझे ऐसे दीजिए, मुझे पूरे एक्सपांशन की जरूरत नहीं। इस तरह से कोई भी टर्म निकाल लो, फोर्थ टर्म निकालना होगा तो आपको क्या रखते हैं, राइट। 6 टर्म निकालना तो आपको 5 रखा, तो फोर्थ टर्म निकालना होगा तो आपको 3 रखा। बाकी हमें n पता होगा, हमें x पता होगा, हमें y भी पता होगा, हमें सिर्फ क्या नहीं पता होगा, r नहीं पता होगा। वो टर्म नंबर कौन सा ढूंढना है वहां से समझ आया सबको। फिर इसमें और क्या पूछ सकता है, ये पूछेंगे 6 टर्म पूछा है क्वेश्चन, और दूसरा पूछा इसके एक्सपांशन में कोएफिशिएंट ऑफ x raised to power 5 होंगे। इसके एक्सपांशन में टोटल कितने टर्म्स होंगे, 10। उस 10 में से अगर हमारे पास कोई ऐसा टर्म है जहां पर x का पावर 5 आ रहा है तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा। जैसे x³ का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो -63/16। वैसे अगर इसके एक्सपांशन के 10 टर्म में से अगर कहीं पर भी x raised to 5 आ रहा है तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, ये बताना। कैसे पता चलेगा, मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं पता चलेगा आपको अभी। कैसे पता चलेगा, आप देख के तो बोल ही नहीं सकते कि x raised to 5 कहाँ आएगा। एक ऑप्शन है कि पूरे एक्सपांशन करने बैठो, वो नहीं करना, तो फिर अपने कंसेप्ट से चलेंगे। मुझे पहले तो यही नहीं पता ना आपको पता है कि इसके एक्सपांशन में x raised to 5 आएगा या नहीं आएगा, और अगर आया तो कौन से टर्म में आएगा, ये थोड़ी पता है। इसका मतलब कि मुझे वो टर्म नहीं पता है कि कहां पर x raised to 5 आएगा, इट मींस मुझे r ही नहीं पता है। r कहां से मिलता है, यहाँ पर r कैसे पता चला कि आपको 5 लेना है, क्योंकि आपको टर्म नंबर दिया गया था कि आपको 6 टर्म फाइंड करना है। आपको बोला जाएगा 8 टर्म फाइंड करना है तो आपको पता होगा R7 लेना है, बट यहाँ तो बोला ही नहीं ना कौन सा टर्म फाइंड करना है, वरना हमें पता है कहाँ आएगा x raised to 5, इट मींस मुझे r नहीं पता, पर बाकी सब तो पता है। तो हम क्या करेंगे, पूरा एक्सपांशन तो वैसे नहीं करूंगा मैं, या आप भी मत करना। आप क्या करना, r नहीं पता ना, कोई बात नहीं, r को रहने दो ऐसे, बाकी तो सब पता है। a कितना 9, r नहीं पता, x कितना x², उसका पावर 9 माइनस r को पता ही नहीं है। y कौन, -1/2x का पावर 8। करेक्ट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x वाले सारे टर्म को साथ में ले लेते हैं, कांस्टेंट को साथ में ले लेते हैं। 9 के ऊपर एक कांस्टेंट होगा, -1 raised to power r, -1 raised to r, ये भी एक कांस्टेंट होगा। नीचे 2 raised to r भी एक कांस्टेंट होगा। सारे कांस्टेंट को एक बार साथ लिखिए, पर ये पावर सबके साथ होगा ना, -1 के साथ ये होगा, 2 के साथ ये होगा, x के साथ ये होगा। अब जो वेरिएबल है उसको साथ में करते हैं। यहाँ पर x का पावर कितना, 18 -2r, राइट। और डिवाइड में क्या बचा, x का पावर r, सही है। ये तो r जब ऊपर जाएगा तो x का पावर -r होगा, और बेस सेम है तो पावर का क्या होता है, एडिशन। तो फाइनली सिंप्लीफाइड टर्म क्या है मेरे पास, 9c of r -1 raised to r डिवाइड बाय 2 raised to r, और x का पावर 18 माइनस। ये देखो, इसमें डाउट यही अप्लाई किया, बस इसमें फर्क ये था कि इस टाइम पर मुझे 6 टर्म फाइंड करना, मुझे पता था कि r क्या लेना है। यहाँ पर मुझे वो नहीं पता कि r क्या लेना है, इसलिए r को r ही रहने दिया, बाकी सबको पुट कर लिया, n x और y सिंप्लीफाई किया, कांस्टेंट को अलग किया, वेरिएबल को अलग किया। ये ठीक है। आपको किसका क्वेश्चन फाइंड करना है, x raised to 5। तो यहाँ पर 18 माइनस 3r की जगह पर आपको क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो मैं इक्वेट कर लेता हूँ। मुझे जो चाहिए उसके हिसाब से 18 माइनस 3r को किसके इक्वल होना चाहिए, 5। अब 18 माइनस 3r को अगर मैंने 5 रखा तो 5 का जगह 13 इक्वल टू 3r, तो r इक्वल टू 13/3।
आर क्या रिप्रेजेंट करता है? टर्म नंबर। आर कहां से मिलता है? टर्म नंबर से मिलता है। तो टर्म नंबर कभी पॉइंट में हो सकता है? यहाँ तो पॉइंट मिला, इसका मतलब क्या हुआ? इसके एक्सपांशन में 10 टर्म होंगे, बट कहीं पर भी फाइव नाम का कोई टर्म नहीं। तो मैं लिख दिया जो ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करता एक्सपांशन, या तो उसका पोजीशन 0 लिख दूंगा। एक ही बात है ना, 0 अगर लिख देता हूँ, सही है, राइट? समझ आया? तो आर की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है कभी भी? ना पॉइंट में ना नेगेटिव में। अगर पॉइंट आता है या नेगेटिव आता है तो बोलते हैं ना पॉसिबल, करेक्ट? पर अगर यहाँ पर x का पावर 6 दिया होता तो आप इक्वेशन किसके साथ करते थे? 6 के साथ ना, सही है। यहाँ पर 12 होता तो यहाँ पर 4 आ जाता। ये पॉसिबल है? यस। R4 है तो टर्म नंबर कौन सा? इसके एक्सपांशन का जो फिफ्थ टर्म होगा उसमें x का पावर 6 आता होगा। अगर सिर्फ टर्म नहीं होगा, बट उन्होंने टर्म नहीं पूछा, उन्होंने क्या पूछा? तो ये जो R मिला है वो रखते हैं हम यहाँ पर, तो फिफ्थ टर्म हो जाएगा। R4 रखा तो 94 इंटू -1/4 तो 1 ही हो जाएगा, नीचे 2/4 16 इंटू x का पावर 6। आर को 4 रखो तो 6 ही तो आएगा, 6 के साथ ही इक्वेट किया ना, सही है ना? देखिए तो 6 का कोएफिशिएंट कौन हो गया? 94 डिवाइडेड बाय 6। इसको तो सोल्व कर ही लेंगे अपने, तो जो सोल्व करके मिलेगा वो आपका एक्सप्रेशन का कोएफिशिएंट है। समझ आया? अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे, कोएफिशिएंट फाइंड करना हो, कोई तो पावर दे देंगे, तो आपको जनरल टर्म निकाल के x का जो भी पावर आएगा उसके साथ इक्वेट करना है। जो पूछा पॉइंट में आएगा नेगेटिव में आएगा तो क्या बोल क्या होगा? पॉसिबल नहीं। और अगर इंटीजर आए तो पुट करना। समझ आया? फिर इसी के अंदर थर्ड पूछा है, वो टर्म बताओ विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x और फ्री फ्रॉम x। इसका मतलब क्या हुआ? पहले आपके साथ इसकी पावर 0। इंडिपेंडेंट ऑफ x ऐसा टर्म बताओ जब x हो ही नहीं, एक नहीं हो ऐसा टर्म बताओ जिसमें सिर्फ कांस्टेंट हो, है ना? तो डायरेक्टली वैसे लिखने की जगह पर ऐसा लिख देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? x का पावर 0 होना चाहिए। पूरा प्रोसीजर सेम यहाँ से यहाँ पर, बट जो ये पावर 18 - 3r आया उसको किसके साथ इक्वेट? 0 के साथ। 18 - 3r को 0 के साथ इक्वेट किया तो 3r = 18, r = 6। पॉसिबल है? यस। R6 है तो टर्म नंबर 7। इसका मतलब इसके एक्सपेंशन का जो 7th टर्म होगा ना उसमें x होगा ही, उसमें सिर्फ क्या होगा? और R को फिर 6 रख दूंगा, R6 का टर्म नंबर 7, बाकी यहाँ पर 96 -1/6 तो 1 ही हो जाएगा, और नीचे 2/6 और बाकी x का पावर 0, तो ये आसान से हो जाएगा। इसको सोल्व करके तो मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इसके आसपास घूमते रहेंगे, और इसी में कुछ ना कुछ करता है। क्लियर है? तो सिंपल है, क्या करना है? एक्सपांशन में फर्स्ट का पावर डिक्रीज करना है, सेकंड का पावर इंक्रीज करना है। जितना पावर होगा उससे एकदम ज्यादा होगा। क्वेश्चन में किस तरह से इंटरप्रेट करने पता चल गया, कैसे यूज करोगे, तो ये मिल गया आपको।